दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं सीओ से शादी की कहानी नंबर 42वां एपिसोड। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं कहानी। सारा हॉल जैसे ही खाने की गर्माहट से भर गया। वहां जो लेडी आई थी अचानक गंभीर लहजे में पूरे माहौल का रुख उसने पलट दिया था। उसकी नकली सी अंग्रेजी लहजे वाली आवाज और वो दिखावटी आत्मविश्वास एकदम से गायब हो चुका था। इस बार उसकी आंखों में हल्की झिझक थी और चेहरे पर संजीदगी का भी असर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो वही महिला है जो दूसरों की अक्सर भावनाओं से खेलती थी। अशोक ग्रोवर ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमाते हुए धीरे से पूछा, तो तुम्हारा मकसद हमसे पैसे हटना तो नहीं है ना? इशिका को भी अब साफ साफ समझ आ गया था कि विक्रांत को यह चालाक दिमाग अपने दादाजी से विरासत में मिला है। अशोक ग्रोवर का अंदाज था ठोस और समय की नब्ज पहचानने वाला। वहीं विक्रांत हर मौके पर उसकी रणनीति का विस्तार करता नजर आता था। उस लेडी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पीछे के लिए खेद प्रकट करती हूँ। अब उम्र हो रही है, समझ आने लगा है कि जिंदगी में एक स्थायित्व तो होना चाहिए। एक ऐसी जिंदगी जहां शायद एक परिवार हो, एक साधारण सी नौकरी हो। तभी अशोक ने व्यंग्य भरे से मुस्कान के साथ कहा, ओह, क्या कोई शादी के लिए राजी हो गया आपसे? वहीं विक्रांत अपने खाने में इतना तल्लीन था कि मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। उसे भरोसा था कि उसके दादाजी इस स्थिति को संभाल लेंगे। तभी उस लेडी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं नहीं। पहली बार वो महिला जो हमेशा बोलने के अंदाज से दूसरों को दबाने की कोशिश करती थी, अब वो एक साधारण और जरूरतमंद इंसान की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर मैं तुमसे ऊपर हूं का कोई भाव नहीं था, बस एक शांति भर गई थी। अशोक ग्रोवर की आवाज में भी अब थोड़ी तल्खी थी। उन्होंने कहा, तो क्या तुम हमारे बिजनेस में घुसने की कोशिश करना चाहती हो? क्योंकि जो तुम्हें दे रहे हैं वो तुम्हारे लिए अब पर्याप्त नहीं है। अब तक कमरे की बातें थम चुकी थी, सिवाय उस प्लेट के जो विक्रांत के सामने थी। उसमें बचा खुचा खाना भी अब उसने खा लिया था। अब वो एक आराम का और टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था। तभी उस लेडी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अशोक ने महसूस किया कि वो सामान्य से कहीं अधिक शालीन हो गई है। उसमें वो अधिकतर जताने की भावना नहीं थी जो पहले झलकती थी। तभी उन्होंने एक पेन केक का टुकड़ा चबाते हुए उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए और कहा, तो फिर हमने जो काम तुम्हें दिया है उसका कोई महत्व नहीं है? इस बार उस लेडी ने सिर हिलाया और इशिका की ओर मुड़कर कहा, कोई भी नौकरी चलेगी, मुझे बस काम चाहिए। विक्रांत ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज में ठंडापन था और सवाल था, यहां तक कि चौकीदार और सुरक्षा गार्ड का काम भी? बताइए। इशिका मन ही मन सोच रही थी, ये लोग एक जैसा ही क्यों सोचते हैं हमेशा? क्योंकि उसके दादाजी की और विक्रांत की बात हमेशा से एक ही होती थी और उससे ना तो कोई सवाल पूछ रहा था और ना ही उससे कोई बातचीत कर रहा था। इसलिए वो चुपचाप अपना खाना खत्म करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, हाँ, वही दिला दो, उस लेडी ने बड़े ही छोटे शब्दों में कहा। विक्रांत और अशोक की आंखें मिली। ये असामान्य था और वो औरत जो हमेशा ऐसे पैसे ऐंठ कर चली जाती थी, आज नौकरी मांग रही थी। अशोक को याद आया कि उसने मजाक में कहा था, अगर वो दोबारा लौटे तो उसे एक कोठरी में बंद कर दूंगा। लेकिन इस बार लगता था कि जैसे वो सच में आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, या शायद उसकी आस्तीन में कोई और चाल हो। तभी विक्रांत ने उठते हुए कहा, ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बायोडाटा लेकर आना। अगर गेट से रोक दिया जाए तो मुझे कॉल करना। वो जा ही रहा था कि इशिका ने आवाज से उसे रोक लिया। रुको विक्रांत। दोनों पुरुष शायद भूल ही गए थे वो कमरे में मौजूद थी। अशोक ने मुस्कुरा कर कहा, ओ इशिका, बोलो। विक्रांत, इधर आओ, बैठो और सुनो तुम्हारी पत्नी क्या कहना चाहती है। इशिका ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मौसी को अपने साथ रख लेना चाहिए। मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ। यह सुनकर विक्रांत का चेहरा बदल गया। उसे सुनकर अजीब सा लगा। ये लड़की हमेशा खतरे में कूद पड़ती है,
फिर वहीं डटी रहती है। उसने सोचा। 1 मिनट, विक्रांत ने उठकर कहा। इशिका उसके पीछे चलती रही। जब वो दोनों हॉल से दूर निकल गई, विक्रांत रुका और पलटा। उसकी आंखों में नाराजगी थी। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं हो। वो हमेशा लोगों से पैसे हटती रहती है। उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इशिका ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूं। विक्रांत ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने गहरी सांस ली। यादें उसकी आंखों में उतर आई और वो बताने लगी। मेरी माँ की मौत के बाद मेरी देखभाल मेरी मौसी ने ही की थी, लेकिन उसने माँ की सारी सेविंग्स और बीमा हड़प लिया और मुझे अनाथालय भेज दिया था। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। यह उसके जीवन का सबसे कड़वा सच था, लेकिन अब वो सब कुछ खोलकर सामने रखना चाहती थी। जब मैं बड़ी हुई, वो कभी कभी आती और कुछ न कुछ लेने की कोशिश करती, फिर गायब हो जाती। अब जब मैं यहाँ हूँ, वो फिर से मेरे कांटेक्ट में आ गई। शायद उसे लगा कि यह जगह उसके लिए मौका है। विक्रांत चुप रहा। वो ये कहानी सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया था। उसने धीरे से पूछा, तो फिर तुम क्यों चाहती हो कि वो तुम्हारे बिजनेस में शामिल हो? इशिका ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरा बिजनेस अभी शुरू ही हुआ है, नाम भी नहीं रखा। वो मुझसे कुछ नहीं निकाल पाएगी। मैं उसे सबसे निचले स्तर पर काम दे सकती हूँ। उसका स्वभाव है लोगों को प्रभावित करना, लेकिन मुझसे ज्यादा कहीं कर पाएगी। विक्रांत उसकी आंखों में झांकते हुए सोच रहा था कि क्या वो सच बोल रही है। इशिका ने सुझाव दिया, हम उसे परख भी तो सकते हैं। उसे ऐसे माहौल में डालें जहां वो चोरी या चालाकी करने की कोशिश कर सकती है। देखिए क्या करती है। वो ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगी ना। विक्रांत की आंखों में चिंता थी। वो नहीं चाहता था कि कोई मुसीबत मोल ली जाए। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर किसी तनाव में पड़ो। इससे अच्छा है कि उससे दूर ही रहो। इशिका ने गंभीरता से कहा, मैं ठीक हूं। तुमने मुझे घर दिया, खाना दिया, इलाज करवाया। ये मेरा तरीका है। थैंक यू सो मच। कहने का विक्रांत ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मैंने इन सब चीजों का हिसाब नहीं रखा कभी। इशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो अब फिर रख लो, मुझे दोबारा इस्तेमाल करो। उसी पल वहां पर एक जाने पहचाने सी आवाज आई। ओहो, ये प्रेमी जोड़ा क्या फुसफुसा रहा है? यह उसी लेडी की आवाज थी। उसने कहा, इशिका, चेयरमैन ने तुम्हें बुलाया है। विक्रांत तुरंत उसकी ओर बढ़ा और रुककर ठहर ठहर कर उसने कहा, आप मेरी पत्नी को यहाँ की मालकिन कहकर बुलाएंगी, नाम से नहीं। इशिका उसके करीब आकर बोली, विक्रांत, बस भी करो, ये मुझे असहज हो रहा है। तभी उसे लेडीज ने बीच में टोकते हुए कहा, देखो, उसने खुद कहा है वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ कहे। और उसकी आंखें एक पल के लिए इशिका के चेहरे पर टिक गई, जैसे उसमें अपनी बहन की परछाई देख रही हो। वो उसे छूना चाहती थी, लेकिन डर था कि फिर उसे दरवाजे से बाहर नहीं तो भगा दिया जाएगा। विक्रांत ने अब दृढ़ स्वर में कहा, फिर भी कुछ भी बात हो, आप उसे सम्मान से बुलाएंगे। फिर वो आगे बढ़ा, कुछ कदम चला और दरवाजे के पास से रुककर पीछे मुड़ा। उसकी आंखें गंभीर थी। उसने साफ साफ कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जैसे ही विक्रांत ने यह बात कही, उस महिला के चेहरे के हाव भाव ही उड़ गए। वो बड़े ही नरम स्वर में बोली, मैं जानती हूं, इस परिवार में किसी के लिए भी मुझ पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। इशिका भी कुछ पल के लिए चुप रही। उसे याद आया कि किसी ने उसे कहा था, लोग मरने से पहले बहुत बदल जाते हैं। जो लोग बदल जाते हैं, और वैसा ही स्वभाव अब उसे लेडीज में दिख रहा था। उसने थोड़ी चिंता में पूछा, क्या तुम बीमार हो या मरने वाली हो? तब उस लेडी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, ओह नहीं तो। वही सवाल से आहत नहीं हुई। अगर कोई सालों तक एक कांटे की तरह चुपता रहा हो और एक सुबह उठाकर कहे कि वो फूल बन चुका है, तो संदेह ही होना स्वाभाविक होगा। पर उसकी आंखों में अब एक सच्ची बेचैनी थी। अपने किए का पछतावा और खुद को बदलने की ईमानदार कोशिश वो दिखाई दे रही थी। वो तभी उसने अपनी आंखें उठाई और कहा, मैं बदल गई हूं। लोग बदल सकते हैं, है ना?
ये सच है कि मैं बदल गई हूं। इशिका के मन में अब भी संशय था, लेकिन चेहरे पर चिंता उभर आई थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बीमार नहीं हो? उस लेडी ने बड़ी ही स्पष्टता से कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। इशिका ने एक क्षण सोचा और फिर बोली, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिलहाल विक्रांत और मैं ये तय नहीं कर पाए कि तुम कहाँ काम करोगे, इसलिए इस बीच तुम यहीं रहो। उस लेडी ने अपना सिर हिला दिया। उसे इतनी आसानी से वहां पर रहने को जगह मिल गई थी, उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक हल्की सी आशा की किरण उसके चेहरे पर झलक उठी थी। तभी अचानक इशिका की जेब में रखा फोन बजने लगा। उसने झट से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। इधर रिंकी का कॉल आ रहा था। वो आज साथ बाहर जाने वाली थी। इशिका ने उस लेडी की ओर देखा और कहा, जब मैं वापस आऊंगी तो बात करेंगे। और फिर वो अपने कमरे में तेजी से निकल गई। जैसे उसने कॉल रिसीव किया, इधर रिंकी की शिकायत से भरी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। इशिका ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ओहो माफ करना, मैं थोड़ी बिजी थी। वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी। अभी तक ये तय नहीं हो पाया था कि रिंकी उसकी सच्ची दोस्त है, एक सहयोगी और एक चालाक दर्शक। तभी रिंकी ने एक चीर प्रति चहकती आवाज में कहा, अभी ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं बताओ? इशिका ने अपनी उंगलियों से बाल पीछे करते हुए कहा, रिंकी मुझे एक ड्रेस चाहिए, तो शायद हम वहीं से शुरुआत करें। यह सच था कि ड्रेस के मामले वो बिल्कुल अनुभवहीन थी। उसे उम्मीद थी कि रिंकी उसका मार्गदर्शन कर सकती है। तभी रिंकी ने चुटकी ली, ओहो, किस लिए? क्या तुम्हारा पति तुम्हें डेट पर लेकर जा रहा है? वाह! और ऋषिका के गाल पर एक पल में शर्म आ गई। उसे यह बात जितनी अजीब लगी उतनी ही सच्ची भी लगी। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं तो? अरे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा पति तुम्हें डेट पर ले जाए, इसमें क्या बुरा है? रिंकी जोर जोर से हंसकर यह बात कहने लगी। तब ईशिका ने गहरी सांस ली और उसने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये गलत है, बस हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं। वो मान चुकी थी कि रिंकी को उनके विवाह की पूरी जानकारी होगी, क्योंकि वो पहले विक्रांत के काफी करीब थी। रिंकी ने ठहराव के साथ कहा, कोई बात नहीं, तुम जल्द ही उस मुकाम तक पहुंच जाओगी, पर ड्रेस किस लिए? तब ईशिका ने कहा, विक्रांत ने बताया है कि सुश्री गेट ने हमें एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। फोन के दूसरी ओर चुप्पी छा गई। फिर रिंकी की आवाज आई, क्या क्या उन्होंने तुम्हें इनविटेशन दिया है? इशिका ने संक्षेप में कहा, हाँ, तो इसमें इतना आश्चर्य क्या है? तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूं तुम्हें लेने, उसने बड़ा ही युद्ध जैसे घोषणा की तैयारी में कहा। फोन कटने के बाद रिंकी ने जितनी तेजी से बात की उतनी ही तेजी से इशिका तैयार हुई। उसने एक सुंदर से हल्की ड्रेस चुनी, थोड़ा बहुत मेकअप किया और हल्का सा काजल, लिप ग्लॉस और फिर नीचे उतर आई। डाइनिंग हॉल में अशोक ग्रोवर टेलीविजन देख रहे थे। इशिका उनके पास पहुंची और आदर से बोली, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, समय पर लौटकर आपके लिए लंच बनाऊंगी। अशोक गौर ने नजरें हटाए बिना ही पूछा, कहाँ जा रही हो? मैं रिंकी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, इशिका ने उत्तर दिया। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो लंच समय पर नहीं मिलेगा, है ना? वो रिंकी को अच्छी तरह जानते थे। एक समय में वो उनके पोते विक्रांत के पीछे पागल थी और अब वो राजवीर के साथ दिखती थी। उन्होंने हमेशा चाहा था कि विक्रांत घर बसाए, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ऋषिका ने विश्वास दिलाने की कोशिश की और कहा, नहीं नहीं, मैं समय पर आ जाऊंगी। अशोक ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उन्हें भरोसा नहीं था, लेकिन वो उसे आत्मविश्वास देना चाहते थे। उन्होंने टेलीविजन की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ कुछ नया नहीं है, वही घिसी पिटी खबरें चल रही हैं। इशिका ने पूछा, तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? अशोक ने व्यंग्य से कहा, और दोस्ती करने का मौका बर्बाद कर दूं, मैं तुम्हारा एकमात्र दोस्त नहीं बन सकता, बोर हो जाऊंगा। इशिका ने उसकी चतुराई को पहचान लिया था। फिर भी उसने हल्के अंदाज में पूछा, क्या आप पक्के तौर पर नहीं चलना चाहेंगे? अशोक ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही इशिका दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने पलटकर पूछा,
कुछ लाना हो तो बता दीजिएगा, अशोक ने मुस्कुराकर कहा। एक सुंदर सी ड्रेस ले आना, इशिका ने गर्दन घुमाकर मुस्कुराते हुए चुटकी ली। आप देखना नहीं चाहेंगे मुझे वो पहने हुए? मैं नहीं, लेकिन विक्रांत जरूर चाहेगा, अशोक ने भी चुटकी ली। एक पल को इशिका के मन में विक्रांत को फोन करने का ख्याल आया, लेकिन उसने तुरंत ही उस विचार को झटक दिया। वो उसे किसी भी तरह परेशान नहीं करना चाहती थी, और वो कहती हुई वापस दरवाजे पर से बाहर निकल गई। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, वापस आकर मिलते हैं, इतना कहकर वो गेट से बाहर निकल गई। उसके बाद वो कुछ देर में रिंकी से मिली और वो दोनों दिल्ली के एक मशहूर फैशन ब्रांड स्टोर में जा पहुंचे थे। स्टोर की चमचमाती रोशनी, मखमली माहौल के बीच रिंकी की आवाज अचानक पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम्हें सिर्फ एक ड्रेस नहीं मिल रही इशिका, जूते, बैग, दर्जनों महंगे कपड़े भी मिल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा शॉपिंग ट्रिप नहीं है। इशिका के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की रेखा उभर आई। वो धीमे स्वर में बोली, मुझे अशोक के लिए खाना बनाना है रिंकी, बहुत देर हो जाएगी। रिंकी ने उसकी चिंता को एक हल्की मुस्कान के साथ दरनिकार कर दिया। उसे विश्वास था कि खरीदारी का जादू शुरू होते ही इशिका सब भूल जाएगी। वो जानती थी कि एक लंबा मिशन होगा, लेकिन वो इशिका को एक फैशन आइकन में तब्दील करके ही दम लेगी। रिंकी जब छोटी थी तब ग्रोवर परिवार की पुरानी लेडी का देहांत हो गया था, लेकिन उसकी सुंदरता, आकर्षण और अखबारों में छपती तस्वीरों ने रिंकी के मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। वो चाहती थी कि इशिका वैसी ही प्रभावशाली लगे, एक फैशन कवि। इशिका ने धीरे से कहा, ठीक है, तो हम क्या शुरू करें? रिंकी ने तुरंत उस स्टोर असिस्टेंट को इशारा किया जो इंतजार कर रही थी। वह लड़की लपक कर उनके पास आ गई। गुड मॉर्निंग मैम, मैं तृप्ति हूँ, आज आपकी सेवा करूंगी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, मैं रिंकी हूँ और ये मेरी दोस्त इशिका अरोड़ा, ग्रोवर परिवार से। रिंकी ने जानबूझकर ग्रोवर परिवार को सामने किया, जिससे तृप्ति तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने हड़बड़ाकर सिर हिलाया। दिल्ली में हर कोई ग्रोवर परिवार की शोहरत और पैसे से वाकिफ था। अगर वो इस महिला को अच्छे से पेश आती है तो उन्हें खर्च करवाने में सफल हो जाएगी, तो शायद मैनेजर की पोस्ट जल्द ही उसकी होगी। और अगर इशिका बार बार उसकी सेवा के लिए कहेगी तो समझो उसको जैकपॉट लग जाएगा। तृप्ति ने प्रशंसा भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैंने तो आते ही समझ लिया था, सिर्फ ग्रोवर ही ऐसी सादगी में इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। आप इस सिंपल ड्रेस में कमाल लग रही हैं मैम। हालांकि वो अंदर से सोच रहे थे कि यह ड्रेस तो फौरन आग के हवाले कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, इशिका ने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आंखें कहीं और ही देख रही थी। उसे पता था कि यह महज चापलूसी है, वह जन्म से ग्रोवर नहीं थी और यह बात उसे चुभ रही थी। रिंकी ने ध्यान बटाते हुए कहा, हमें नए कलेक्शन की हर वो ड्रेस दिखाओ जो उस पर जचेगी, हम सब ले लेंगे। जब उसने देखा कि इशिका को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी तो झुंझला कर बोली, चलो अब जल्दी करो ना। इशिका ने उसका हाथ खींचते हुए पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है? रिंकी हंसते हुए बोली, ये तो बमुश्किल ही काफी है, हम अगली दुकान में और खरीदारी भी करेंगे। तुम्हारी फीकी जीन्स, सिंपल टॉप अब बहुत हो गई। अब तुम चाहे कैजुअल दिखो या नहीं, लेकिन ब्रांडेड पहनना जरूरी है। पूरा शहर अब तुम्हें फैशन इंस्पिरेशन मानता है, तुम उन्हें निराश नहीं कर सकती। रिंकी की आंखों में चमक आ गई थी। उसे शायद ही कभी इतनी खुशी मिली हो। ग्रोवर जैसा इतना धनाढ्य परिवार की बहू के लिए कपड़े चुनने का मौका और ये कम सौभाग्य नहीं था। इशिका ने धीरे से पूछा, रिंकी क्या ये जरूरी है? मुझे तो पूरा यकीन भी नहीं है। रिंकी ने कहा, हाँ ये बहुत जरूरी है। और वह इशिका को वीआईपी ड्रेसिंग रूम की ओर ले गई। और फिर इस इवेंट के लिए तुम्हें शानदार दिखना ही होगा ना। वो वहां पर इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी होस्ट करती है, और ये इवेंट असल में विक्रांत ग्रोवर परिवार का होना चाहिए था, लेकिन विक्रांत ग्रोवर इस समय बिजी हैं, तो ये वो करवा रही है। रिंकी ने पूरी बात बताते हुए कहा। इशिका ने ऊँ हाँ करके जवाब दिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। रिंकी खुशी से चिल्लाई, हे भगवान, ये मुझे आइडिया आया है। और टेबल पर रखी उसने शैंपल की बोतल गलती से नीचे गिरा दी। इशिका ने चौंक कर पूछा, क्या है ये? लेकिन रिंकी की आंखों की चमक और चेहरे पर छलकते मुस्की देखकर वो समझ गई थी कि मामला गंभीर है। बार बार कहने लगी,
ओ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम पार्टी यहाँ होस्ट करना शुरू करो, इशिका ने सख्ती में कहा। कोई पार्टी नहीं है तो फिर तुम समाज में अपनी जगह कैसे बनाओगी? रिंकी ने उसे सवाल पूछ लिया। रिंकी जानती थी कि समाज ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अगर वो इशिका से जुड़ी रहेगी तो शायद वो फिर से ऊंचे सर्कल में लौट जाएगी। उसने खुद को स्वार्थी माना था, लेकिन इशिका को वो सच्चे दिल से पसंद करती थी। पार्टी का आइडिया उसके लिए महज बोनस था। इशिका ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मुझे अपनी जगह बनानी है, मैं कुछ नहीं चाहती। उसने एक छोटा सा कप केक उठाकर खा लिया। रिंकी उसे समझाने लगी, देखो ये बहुत मजेदार होगा, तुम सेलिब्रिटीज से मिलोगी, लोग ग्रोवर फैमिली की हर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इशिका को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी सहेली को कैसे बताती कि ये सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर वो तलाक भी ले लेंगे, और तब उसके पास क्या बचेगा? एक बदनाम पहचान और हजारों उंगलियां जो उसकी ओर उठती रहेंगी। रिंकी की अगली बात ने जैसे उस पर बिजली ही गिरा दी। उसने कहा, इससे पहले कि विक्रांत तुम्हें बाहर निकाल दे, इस जीवन का आनंद उठा लो, इशिका। और ये सुनकर इशिका चौंक गई। उसे नहीं पता था कि अभी अभी रिंकी ने कहा क्या है। उसने उससे पूछा, अभी तुमने क्या कहा रिंकी? उसके मन सवालों से भर गया था। क्या विक्रांत ने उसे बता दिया? क्या उसे ऐसा करने की अनुमति थी? क्या उसे पता लग गया था कि उनका जल्द ही तलाक हो जाएगा? रिंकी भी ये बात सुनकर झेप गई थी। उसके मुंह से अचानक ये बात निकल गई थी। उसने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, माफी चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या विक्रांत ने खुद कहा? इशिका भी ये जानना चाहती थी कि आखिरकार रिंकी को यह बात पता कैसे चल गई। तभी रिंकी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और मैंने उसे डांटा भी था। उसे डांटने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद से तय किया है, सब ठीक है, इशिका ने उसको समझाते हुए कहा। रिंकी ने मुंह बना लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इशिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा और ये सब कारिस्तानी उस विक्रांत ग्रोवर की ही होगी। उसने कहा, हे भगवान, तुम दोनों से बात करना कितना मुश्किल है। वो बेचारी बीच में फंस गई थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी इसी बीच दो और लड़कियों के साथ पोशाकों में भरी एक रैक के अंदर ले गई और उसने जाते ही कहा, देखिए नए फैशन का कलेक्शन है, अभी इसे दुनिया के सामने पेश भी नहीं किया गया है, आप इनमें से पहली हो सकती हैं, और वहां पार्टी के अंदर वो बेहद खुशी होगी कि आप इन्हें पहनेंगी, तृप्ति ने कहा। यशिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर बोझ डाल दिया हो। उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि वो दिल्ली के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनेगी। उसकी तो बस एक सिंपल सी शादी की चाह थी। रिंकी ने उसका हाथ खींचा और कहा, चलो इशिका, अब उठो और इसको ट्राई करके आओ। इशिका ने पोशाकें पहननी शुरू कर दी। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम से आवाज आई, क्या कोई मेरी जिप खोल सकता है? रिंकी बोली, हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, और तृप्ति को अंदर आने से रोक दिया। तृप्ति ने झूठी मुस्कान के साथ रुकना स्वीकार किया, लेकिन अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे लग रहा था कि जैसे रिंकी उसके अवसरों पर पानी फेर रही है। रिंकी ने पर्दा हटाकर अंदर कदम रखा और कहा, वाह, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो इशिका। इशिका ने संकोच के साथ पूछा, क्या सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल। रिंकू ने जोर से जिप खोलते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है कि तुम सब नहीं चाहती, लेकिन इस रिश्ते से बाहर निकलने के बाद खुद को बचाने का एकमात्र तरीका यही है, किंतु पहले से ज्यादा मजबूत बन जाओ। रिंकी ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मजबूत? ऋषिका ने उसको दोबारा से दोहराया, मजबूत से क्या मतलब है तुम्हारा? ऋषिका अरोड़ा ने धीमी आवाज में पूछा। उसके पलके कुछ पल के लिए झपक गई थी और जैसे कोई असमंजस में उसने होठ बीच लिए और जवाब पाने के लिए अपने भीतर में डूब गई। उसके सामने खड़ी रिंकी माथुर ने गहरी सांस ली और अपनी बात स्पष्ट करने लगी। उसने कहा, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तलाक की बात सामने आने पर तुम्हें नुकसान होगा। जाहिर है लोग विक्रांत ग्रोवर का पक्ष लेंगे, क्योंकि वो ताकतवर है, पैसे वाला है, रसूखदार है, और तुम्हारे पास उसकी जैसी ताकत प्रभाव बिल्कुल कुछ भी नहीं है।
वो पल भर को रुकी और फिर उसने कहा, पर ऊपर से तुम्हारे खिलाफ पहले एक स्कैंडल की बातें हो चुकी है। लोग बिना सच जाने मान लेंगे कि तुम ही दोषी हो, तब नुकसान और भी बड़ा होगा। इशिका की नजर पास लगे फर्श के आईने पर गई। उसने खुद को देखा, एक थकी हुई, उलझी हुई, मगर अभी भी वो ठहराव उसकी आंखों में था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती थी, मगर एक मन में सवाल था, क्या लोग सच में उस पर भरोसा करेंगे? रिंकी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली थी, वो बोली, मैं जानती हूं इशिका, मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो। मुझे नहीं पता क्यों मैंने सवाल किया, शायद इसलिए मैंने अफवाहों में मुझे भी भ्रमित कर दिया होगा, मगर तुम वैसी नहीं हो जैसी अफवाहें बनाती हैं। ऋषिका ने धीरे से सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने कहा, अगर मैं खुद किसी और जगह होती तो शायद मैं भी वही सोचती। कोई बात नहीं, अगर तुमने भी ऐसा सोचा तो कोई बात नहीं रिंकी। रिंकी ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा और स्पष्टता से बोली, तुम्हें अब खुद को ऐसे पेश करना होगा कि लोग तुम्हें एक सशक्त, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला के रूप में देखें, सिर्फ ग्रोवर परिवार की बहू के रूप में नहीं। तब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे और विक्रांत जैसा इंसान अपनी ताकत के बावजूद तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। समाज कमजोर को कुचल देता है इशिका, पर जो मजबूत खड़ा हो जाए लोग उसकी कहानी सुनते हैं। इशिका की आंखों में डर और परछाई सी तैर गई थी। वो अभी सोच भी नहीं पा रही थी कि रिंकी इतनी इतनी बड़ी बातें कहां से लेकर आ रही है, और रिंकी ने इतनी चीजों को कैसे सोच लिया था। उसने भी आज तक इतनी चीजों को सोचा नहीं था। तभी उसने धीमे स्वर में कहा, मैं फिर से वो सब नहीं झेल सकती रिंकी। इंटरनेट पर मेरा नाम हर जगह घसीटा गया, हर फोन की स्क्रीन पर मेरी तस्वीर, उसके नीचे अपमानजनक बातें लिखी थी। रिंकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं इशिका, अब तुम बनोगी एक बॉस लेडी, असली वाली। और ये सुनकर इशिका भी हंस पड़ी, एक हल्की मुस्कान जो लंबे समय के बाद उसके चेहरे पर लौटी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर मुझे कुछ सिखाओ रिंकी। उसने मन ही मन ठान लिया था, अगर उसे ग्रोवर परिवार को छोड़ना है तो ऐसे नहीं लोग उसे हारती हुई देखे, नहीं वो साबित करके रहेगी कि असली हार तो विक्रांत की हुई है। रिंकी की आंखों ने चमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ट्रेनर बनूंगी। अब तो तुम राजी हो गई ना? इशिका ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, मैं मान गई। वैसे मैं बाहर जा रही थी ताकि तुम मुझे ड्रेस में सरप्राइज दे सको, लेकिन मैं तो पहले ही देख चुकी हूँ। रिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिका ने हल्का सा शर्माते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, मैं फिर से तैयार होकर आती हूँ। रिंकी हंसी और बाहर निकल गई। इशिका ने पर्दा हटाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आई, जैसे किसी रैंप का कोई मॉडल हो। थोड़ी देर तो पहले डर और उलझन उसके चेहरे पर थी और बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तभी उसने कहा, ओ माई लेडी ग्रोवर, आज तो आप कमाल लग रही हैं। इशिका ने खुद को आईने में देखते हुए पूछा, क्या सच में? मुझे लगता है कि अब मुझे अपने पति को छोड़कर तुमसे शादी करनी पड़ेगी। रिंकी ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो इशिका। इशिका ने लाल से नजरें फेर ली। तारीफ सुनने की वो आदी नहीं थी, और एक ऐसी सच्ची तारीफ, वो भी दो महिलाएं जो हाल ही में उसकी जिंदगी में आई थी। उसका दिल गदगद हो गया था। रिंकी उसके पास आई और बोली, अब पहला कदम है इंटरनेट को अपने पक्ष में करना। चलो इस ड्रेस में कुछ तस्वीरें ले। वैसे भी तुम ये ड्रेस खरीदने जा रही हो, तो क्या ना इसका फायदा ही उठा लिया जाए। उसने तृप्ति की ओर मुड़कर पूछा, ठीक रहेगा ना अगर हम कुछ प्रोफेशनल फोटो लें और उन्हें अपलोड कर दें? तृप्ति का चेहरा चमक उठा। उसने कहा, यस मैम, बिल्कुल। आप जैसी शख्सियत अगर हमारी ड्रेस पहनेंगी तो हमारी ब्रांड तो निकल पड़ेगी। जी, आप कर सकते हैं। तभी उसने फिर कहा, तो फिर चलते हैं, चलो। इशिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या रिंकी, क्या कौन सी तस्वीरें? बिल्कुल बोल्ड, एलिगेंट और थोड़ी सी बेहतरीन। देखो, मैं तुम्हें पोज करके दिखाती हूँ। रिंकी ने अपना फोन उठाया और इशिका को पोज करना सिखाने लगी। कुछ संकोच और हिचक के बाद इशिका ने तस्वीरें खिंचवा ही ली।
रिंकी ने लगभग 100 क्लिक किए, अलग अलग एंगल से, और फिर उसे बिठाकर सबसे बेहतरीन तस्वीरें चुनी। जब तक तुम प्रो हो जाओ, पोस्ट करने का काम मैं संभाल लूंगी, रिंकी ने कहा, और इशिका को अगले ड्रेस के लिए तैयार कर दिया। इशिका ने एक के बाद कई ड्रेसेस ट्राई की और हर बार वो उनमें गजब लग रही थी। उसकी तस्वीरें कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। लोग पूछने लगे थे, ये ड्रेस कहाँ मिलेगी, कब लॉन्च हो रही है। जो लोग कभी इशिका से नफरत करते थे, उनकी आवाजें उन हजारों प्रशंसकों के बीच दबने लगी थी, और अब उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। अंत में जब पैसे देने की बारी आई तो उसने अनिच्छा से विक्रांत द्वारा दिया गया क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। एक पल को उसको झिझक तो हुई, मगर तभी उसके अंदर की आवाज आई, तुम ये सब अपनी ताकत के लिए तो कर रही हो, ताकि तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाओ। उसने मुस्कुराकर कैशियर को कार्ड थमा दिया और कहा, यस, इसमें से लीजिए। रिंकी ने आंख मारी और कहा, अब अगली दुकान के लिए तैयार हो जाओ डार्लिंग, आज तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन डे है। और इससे पहले कि इसी का कुछ कह पाती, रिंकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अगले फैशन स्टोर की ओर खींच ले गई। अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। इधर इन सब से परे गौरवर इंडस्ट्रीज के आलिशान बोर्ड रूम में बैठकों का लगातार वातावरण लगा हुआ था, जहां विक्रांत ग्रोवर अपने मेन डिपार्टमेंट के साथ वर्ष की दूसरी छमाही पर अपने बिजनेस रणनीति पर चर्चा कर रहा था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, स्क्रीन ग्राफ्स और शांति से नोट्स लेते अधिकारियों के बीच एक अलग ही कार्यशाली की झलक थी। तभी विक्रांत के फोन पर एक हल्का सा कंपन हुआ। एक संदेश आया था, लेकिन वो उन लोगों में नहीं था जो मीटिंग के दौरान डिजिटल व्यवधान को सहन कर रहे। उसने उस मैसेज को अनदेखा कर दिया और चर्चा में फिर से शुरुआत हो गई। उसी समय बोर्डरूम का दरवाजा हल्के से खुला और राजवीर भीतर आया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता साफ झलक रही थी। वह सीधे विक्रांत के पास पहुंचा और धीमे स्वर में उसके कान में बोला, एक इमरजेंसी है। उस क्षण एकदम पूरा कमरा शांत हो गया। विक्रांत ने बिना भाव बदले स्पष्ट स्वर में कहा, राजवीर, मैं अभी मीटिंग में बिजी हूं। उसके लहजे ने साफ कर दिया था कि वो अपनी मीटिंग को छोड़ने वाला नहीं है। राजवीर ने बात को गंभीर बनाने की कोशिश करते हुए कहा, यह आपकी पत्नी इशिका अरोड़ा के बारे में है, इमरजेंसी है, प्लीज। विक्रांत ने बात को नजरअंदाज करते हुए मीटिंग का संचालन कर रहे वरिष्ठ अधिकारी से पूछा, अभी हमें और कितने मुद्दों पर चर्चा करनी है? उस व्यक्ति ने कहा, 2 और सर, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं। हम आपकी सुविधा अनुसार बाद में तारीख रख सकते हैं। तभी विक्रांत ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं ये 2 एजेंडे पूरे होने के बाद आपसे मिलूंगा। इतना कहकर उसने राजवीर की ओर देखा और संकेत दिया कि वो थोड़ा सा वेट करे। राजवीर, जिसने इशिका की पोस्ट देख ली थी, सोच में पड़ गया था कि यह अच्छी बात है या बुरी। उसे विक्रांत को तुरंत बताना चाहिए था ताकि हालात काबू से बाहर न जाए। फिर भी उसने भीतर से संतोष महसूस किया और फिर अपनी पूरी कोशिश कर ली और वो मीटिंग रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने तुरंत अपनी पत्नी रिंकी माथुर को कॉल किया। रिंकी ने बताया कि आज वो इशिका के साथ बाहर गई है, इसलिए अब भी वो साथ ही थी और उसने स्थिति को जानकारी मिल सकती थी। जैसे ही फोन उठा, रिंकी ने चहकते स्वर में बोला, हेलो डार्लिंग। राजवीर ने कहा, हेलो बू, क्या आप अभी लेडी अरोड़ा के साथ हैं? राजवीर ने पूछा। रिंकी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ डार्लिंग, हम साथ हैं। उसने मुझसे कहा कि वो इवेंट्स के लिए ड्रेस लेने में मदद चाहिए। मैं भी अपनी खरीदारी कर रही थी तो हम दोनों साथ ही चली गई। राजवीर ने लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया कि इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरें की जड़ें कहां तक जाती हैं। इशिका को इस रूप में केवल रिंकी ही दिखा सकती थी। सब किया धरा रिंकी का ही था। तभी वो धीमे स्वर में बोला, तुमने उसे बाहर क्यों निकाला और इस तरह की तस्वीरें पोस्ट करने को क्यों एक्साइट किया? रिंकी ने पहले तो असमंजस में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये किया है? ठीक है, अगर मैंने भी किया है तो क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मजबूत बने, उस आदमी से अलग होने के बाद वो टूटी न रह जाए जिसे तुम दोस्त कहते हो। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम सही हो। रिंकी ने पूछा, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? राजवीर ने कहा, नहीं नहीं, बस तुम लोग मजे करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
फोन काटने के बाद वो कुछ पल के लिए रुका। उसने अपनी पत्नी की ऐसी हरकतों की क्षमता का अंदाजा होना चाहिए था, परंतु उसने उसका साथ दिया। इसी बीच विक्रांत भी मीटिंग खत्म कर चुका था और वो अपने ऑफिस में लौट आया था। वहां राजवीर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। विक्रांत ने अपनी जैकेट उतारी और हमेशा की तरह हैंगर पर टांग दी, कुर्सी पर बैठ गया। राजवीर ने बिना भूमिका के और आईपैड उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ये देखिए। स्क्रीन पर इशिका की एक ग्लैमरस तस्वीर थी जो उसने गेट लाइन ब्रांड की नई ड्रेस पर पोस्ट की थी। राजवीर ने कहा, ये आपकी पत्नी ने पोस्ट किया है और इंटरनेट इस पर पागल हो गया है। विक्रांत ने कुछ क्षणों तक स्क्रीन को देखा और शांत स्वर में पूछा, और ये इमरजेंसी क्यों है फिर? वो सिर्फ एक ड्रेस में महिला की तस्वीर थी। उसे समझ नहीं आया कि इसमें इमरजेंसी क्या है। तभी राजवीर ने संजीदगी से कहा, यह बात आप दोनों के रिश्ते के लिए कैसी रहेगी? उस पर असर डालेगी, खासतौर पर इशिका के लिए। इसीलिए मुझे लगा कि इमरजेंसी और मैं आपको बताने के लिए आ गया था। विक्रांत को ऐसे हालात में रहना आता था। पैसे और शोहरत के बीच वो जन्मा आदमी। यदि तलाक हो भी तो जाता तो वो उसे निकल जाता, लेकिन इशिका शायद नहीं। लोग, मीडिया, आलोचक और पता नहीं कौन कौन उसके पीछे पड़ जाते। तभी विक्रांत ने गहरी सांस ली और कहा, उसे जो करना है करने दो। मैंने उसे अनलिमिटेड कार दिया है ताकि वो खुद को संभाल सके। मैं उसे समय दे रहा हूं। राजवीर ने देखा कि विक्रांत इशिका की तस्वीर को देख रहा था। उसमें कुछ ऐसा था जो शायद उसे और आकर्षित कर रहा है। विक्रांत ने कई हसीनाओं को देखा था, लेकिन इशिका में बात कुछ और ही थी। एक उसकी चमक ही अलग थी। तभी राजवीर ने थोड़ा झिझक के साथ पूछा, क्या मैं इवेंट में चल सकता हूं? विक्रांत ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजवीर ने फिर पूछा, और रिंकी? विक्रांत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, सचमुच? क्या तुम उसे लेकर जाना चाहते हो? राजवीर ने हल्के व्यंग के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह के इवेंट में जाने का शौकीन हूं? क्योंकि वो जो कर रहा था वो सिर्फ रिंकी के लिए कर रहा था। उसे पता था कि अगर वो सीधा सीधा रिंकी के लिए पूछेगा तो क्या पता विक्रांत मना भी कर दे। इसलिए उसने पहले अपने बारे में पूछा, और जब उसे लगा कि विक्रांत ने हाँ कर दिया है तो वो अब रिंकी के बारे में पूछ रहा था। तभी विक्रांत ने कहा, शायद अचानक तुम्हें पार्टी में दिलचस्पी हो गई आजकल। राजवीर ने सीधा उत्तर दिया, रिंकी जाना चाहती है, मैंने इसलिए पूछा। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भूमिका ज्यादा बनाई जाए, और सीधा सीधा उसने कह दिया। विक्रांत ने आईपैड को टेबल पर रखते हुए गहराई से कहा, अगर ये इशिका के लिए अच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कमरे में एक क्षण के लिए मौन छा गया, जिसमें दोनों के एक दूसरे की ओर देखा। वो पुराने जो फ्रेंड थे, दोनों अलग सोच वाले पुरुष जो एक महिला की भलाई के लिए एकमत हो गए थे। कार्यालय की तेज रोशनी में बैठा विक्रांत ग्रोवर इधर दोबारा से अपनी फाइलों में लग गया था, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। राजेश, जो पिछले कुछ वर्षों से उसके सबसे नजदीकी लोगों में से था, उसके आंखों में झांकते हुए बोला था, और सवाल उसकी सोच को झकझोरने वाला था। शायद कुछ उससे ज्यादा किसी और ने नहीं समझा था। विक्रांत की दिमाग की दीवारें पर कुछ जैसे हल्की सी चोट लग गई थी। वो चौंका नहीं, पर थोड़ा जरूर रुक गया था। वो हमेशा एक ऐसा इंसान था जो दूसरों की परवाह करता था, फिर चाहे कोई भी हो। लेकिन इशिका अरोड़ा का नाम सुनते ही उसके चेहरे की दृढ़ता जैसे बिखरने लगती थी। तभी राजवीर ने एक टक घूरते हुए दोहराया, विक्रांत, क्या तुम्हें इशिका पसंद आ गई? विक्रांत ने उसकी ओर देखा, और जैसे सवाल हवा में टंग गया हो। यह दिन का सबसे अच्छा वाक्य था जो किसी ने उससे कहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने उलझन भरे स्वर में कहा, पसंद? इशिका? मुझे नहीं लगता, उसने कहा, और उसकी आवाज में ठोसपन नहीं था जो हमेशा रहता था। मन में चल रही उथल पुथल को जबान पर लाने से डर रहा था। वो खुद को तसल्ली नहीं दे पा रहा था। यह वही विक्रांत था जिसकी बात काटना आसान नहीं होता था। सिर्फ इशिका ही है जिसने मेरी बात काटकर जंग जीती है, उसने मन में स्वीकार कर लिया था। राजवीर ने दोबारा पूछा, और फिर तीसरी बार, क्या तुम्हें नहीं पता? विक्रांत ने बच्चे जैसी मासूमियत के साथ सिर हिलाया, और उसका सवर कांप रहा था। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। राजवीर की आवाज में गहराई थी। उसने कहा, तो फिर तुम्हें उसकी परवाह क्यों है?
मेरी पत्नी उसे ज्यादा सहज महसूस करवाएगी या नहीं। कुछ पल के लिए विक्रांत की पलकें झपकती रही, जैसे उसने कोई सवाल सुन लिया हो जिसका कोई उत्तर न हो। वो हेडलाइट में फंसे हिरण की तरह खामोश खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिंकी अगर उसके साथ जाएगी तो वहां कोई असामान्य स्थिति तो नहीं बन जाएगी, या फिर राजवीर उसे यह सवाल अब क्यों पूछ रहा है। तभी उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसका पालन करना चाहिए। वो चाहता था कि अब इस टॉपिक को ही मोड़ दिया जाए। तभी राजवीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं जल्द ही उस पर ध्यान दूंगा, तुम चिंता मत करो। विक्रांत के मन में अब भी इशिका के लिए कोई स्पष्ट भावना नहीं थी, लेकिन यह तय हो गया था कि अब वो उसके प्रति बेपरवाह तो नहीं था। उसका उसे सहज करना और ये बदलाव था कि वो वही विक्रांत नहीं जो खुद को सीमित एक कठोर पुरुष मानता था। अब वो बदलाव आ गया था। राजवीर ने अपनी एड़ियां घुमाई और बिना कोई शब्द बोले कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे कमरे में जाकर वो अपने सोफे पर बैठ गया। फोन निकाला और उसने अपनी पत्नी को मैसेज टाइप किया। उसे पता था कि रिंकी माथुर खरीदारी में व्यस्त हैं और ऐसे समय पर बार बार कॉल करना ठीक नहीं होगा। सुबह एक बार बात हो चुकी थी, अब सिर्फ एक प्यारा सा मैसेज काफी होगा और वे घर पर इस मुद्दे पर खुलकर बात कर लेंगे। कैसे वो दोनों विक्रांत और ईशिका के बीच की दूरी को कम करने में मदद करें। राजवीर को यकीन हो गया था कि विक्रांत को प्यार मिलना चाहिए। उसने अपने दोस्त को सालों तक दर्द में अकेलेपन में घुटते देखा था। उसने कभी भी अपने माता पिता की याद में आंसू नहीं बहाए थे। जब सब रो रहे थे वो बस दीवार बनकर खड़ा रहता था। उधर विक्रांत अपनी मेज छोड़कर ऑफिस की कांच की दीवार के पास जा खड़ा हुआ था। बाहर फैले दिल्ली के शोर को देखते हुए उसकी आंखों के भीतर एक गहरी खामोशी छा गई थी। राजवीर के सवाल का जवाब उसे अब तक नहीं मिला था। अगर वो इशिका को पसंद नहीं करता तो साफ साफ क्या कह नहीं पाया। क्या उसे उसका पसंद आ जाना चाहिए था। क्या उसे अब लगने लगा था कि उसे अभी अब इशिका को थोड़ा थोड़ा प्यार आने लगा है। तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता। और उसने जल्द से अपने इंटरकॉम बटन को दबा दिया। तभी दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आई, जी सर। लीमो से कहो कि मेरे लिए कॉफी लाई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसे सोचने का समय भी नहीं मिल रहा था कि वो इशिका को पसंद करेगा या नहीं। उसे पक्का यकीन था कि वो नहीं करता। वो जल्द ही जल्द उसकी जिंदगी से चली जाएगी और उसे ज्यादा जुड़ना नहीं चाहिए था। उसे विश्वास था कि वो ऐसा कर सकता था और उसके माता पिता उसे छोड़ चुके थे। उसने कभी भी किसी और से जुड़ने की कोशिश नहीं की। इशिका कोई भी ऐसी नहीं थी कि वो उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। इधर दूसरी ओर रिंकी माथुर इशिका अरोड़ा दिन भर की थकान के बाद एक कॉफी शॉप में आ गई थी। उनके सामने शॉपिंग बैग्स का ढेर था और उनके कप में ठंडी होती कॉफी लगातार बैठी हुई थी। इशिका ने देखा रिंकी कितनी सहजता से पैसे खर्च कर रही थी, जैसे रोजमर्रा का मामूली काम हो। वो सोचने लगी, क्या अब ये जिंदगी उसकी ऐसी ही है, बगैर हिसाब किताब बस बहाव में बहते रहना। तभी रिंकी ने लंबे सांस छोड़ते हुए कहा, ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने फोन निकाला और अपने पति का मैसेज देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तय कर चुकी थी विक्रांत और ईशिका को एक साथ लाकर ही रहेगी। उन्हें साथ देखकर कोई तो सुकून मिलेगा। तभी रिंकी ने अचानक कहा और अपनी ठंडे ड्रिंक में घूंट भर लिया, क्या तुम विक्रांत को ड्रेस दिखाने वाली हो जो तुमने ली है। यह सुनकर ईशिका की आंखें फैल गई, जैसे कोई पहाड़ उसने सर पर उठा लिया हो। उसका गला ड्रिंक में ही अटक गया था। उसने लंबी आवाज में कहा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। रिंकी ने हौले से कहा, क्या तुम्हें वो पसंद है। ईशिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, उसकी तरह नहीं, मुझे नहीं है। ईशिका, जानती हो, अपने पति को पसंद करना कोई अपराध नहीं है। यह उतना ही सामान्य है जितना तुम सोचती हो। रिंकी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तभी ईशिका ने कहा, मुझे पता है तुम विक्रांत और मेरे बीच की स्थिति जानती हो। यह सिर्फ एक सुविधा के लिए है जो सिर्फ फायदा हो सकता है, बस वही, और कुछ भी नहीं हो सकता। रिंकी, यार तुम दोनों बस एकदम निराशाजनक हो। हमेशा पता नहीं कैसी बातें करते हो। मैं तो खुद को भी ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ कि तुम्हारा क्या किया जाए। वो बेचारी इस दिमाग से पैदल हो गई थी कि इन दोनों को आखिरकार मिलाएं तो मिलाए कैसे।
इशिका थोड़ी देर खामोश रही और फिर बोली, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। वो अकेला रहता है जैसे उसे एक दोस्त की जरूरत है। काश हम दोस्त बन पाते। तभी उसे लगा कि अब तो कुछ धीरे धीरे अपनी बात इशिका बताने लगी है। रिंकी ने मन ही मन सोचा, बस यही है उजाले की वो किरण जो मुझे जरूरत थी। क्योंकि वो जान गई थी कि अब एक बार अगर इशिका ने अपने आप से स्वीकार कर लिया कि वो विक्रांत के पास जाना चाहती है तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा और रिंकी की काम भी आसान हो जाएगा। वो जल्द से जल्द उन दोनों को आपस में मिलवा पाएगी। विक्रांत ने लिए इशिका के मन में एक नर्म जगह थी। चाहे वो इसे प्यार भी न कहे, लेकिन परिस्थितियां बनी तो वो खुद को उसे प्यार करता पाएगा। इशिका ने घड़ी देखी और लगभग वो उछल पड़ी। तभी उसने बैग उठाया और कहा, मैंने अशोक अंकल से वादा किया था कि उनके लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। चलो अब बहुत देर हो गई है। रिंकी ने चौंकते हुए कहा, क्या उन्होंने तुम्हें कहा था खाना बनाने को? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर मैं उनके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। रिंकी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने आप से कहा, वाह ग्रेट, एक और संकेत। तब इशिका ने कहा, चलो अब हमें घर चलना चाहिए, तुम हमारे साथ चल सकती हो। इशिका ने भी अपना सामान समेटा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद रास्ते में किराने की दुकान भर भी रुक लें, तुम्हें खास डिनर बना सको, ऐसा कुछ ले लेंगे। तब इशिका ने कहा, घर में हर चीज है, कभी भी राशन की कमी नहीं होती, तो हमें पहले जल्दी से घर चलना चाहिए। तो फिर कुछ खास बना लो। आखिर कहा ही जाता है कि एक अच्छे खाने के रास्ते से किसी आदमी का दिल जीता जा सकता है। रिंकी के मन में उनमें सोच रही थी, दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। अब क्या करेगी रिंकी? कैसे मिलवाएगी उन दोनों को? क्या इशिका और विक्रांत एक हो पाएंगे या फिर उनके बीच में दूरियां ही रहेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीओ से शादी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट हमें करके जरूर से जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, जैसे ही इस कहानी के एपिसोड तैयार होते हैं तो मैं आपके पास लेकर आ जाता हूं। तो आप लोग चिंता ना करें, जैसे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर एपिसोड तैयार होते हैं, उतने ही एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं।